आइए दोस्तों, तो आज हम जो इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल। तो इसका क्या मतलब है डेमोक्रेसी एट ग्लोबल लेवल? तो इसमें हम ये समझना चाहते हैं जिस प्रकार से प्रत्येक कंट्री में डेमोक्रेसियाँ आ रही हैं, तो क्या संसार में पूरे वर्ल्ड में भी डेमोक्रेसी आ चुकी है? जैसे कि आपके क्वेश्चन उठता है, यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि एक कंट्री है वो पहले डेमोक्रेटिक थी, फिर दूसरी कोई कंट्री डेमोक्रेटिक हो गई। तो जब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली जो कि डेमोक्रेटिक रिलेशन बनते जा रहे हैं, यानी एक कंट्री डेमोक्रेटिक है दूसरी डेमोक्रेटिक होती जा रही है, क्या हम ये कह सकते हैं कि पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ही डेमोक्रेटिक होता जा रहा है? जैसे कि यहाँ ये भी दिया हुआ है कि यहाँ कोई आपकी गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया की गवर्नमेंट है, यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट है और कई प्रकार की गवर्नमेंट हैं। तो क्या ऐसी प्रकार से पूरे वर्ल्ड के लिए भी कोई गवर्नमेंट होती है? लेकिन हमने अक्सर देखा है कि वहाँ वर्ल्ड के लिए तो कोई गवर्नमेंट होती नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो कोई नियम पास करते और वो जो है कानून सभी लोगों के लिए लागू हो। अच्छा, फिर यहाँ सवाल उठता है, यदि इस प्रकार की कोई गवर्नमेंट नहीं है, इस प्रकार का कोई रूलर्स भी नहीं है, तो फिर वहाँ पर हम वर्ल्ड में हम किस प्रकार से डेमोक्रेसी को अप्लाई कर सकते हैं? तो इन्हीं के बारे में हमें देखना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम जो है कि वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशन हैं, सांसारिक संस्थाएं हैं, उनको किस प्रकार से डेमोक्रेटिक बनाया जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए ये कार्टून बना हुआ है, कार्टून में दिया हुआ है, ये एक यूनाइटेड नेशंस हैं। यूएन का क्या मतलब है? ये आपके यूनाइटेड नेशंस हैं और इसमें जो है कि ये वर्ल्ड को एज ए यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ वर्ल्ड को एक फुटबॉल की तरह दिखाया गया है और यहाँ ये दो प्लेयर हैं और उनको खेलते हुए दिखाया गया है। तो इसका क्या मतलब है? इसमें ये दिखाया गया है कि यानी कुछ ही पावरफुल लोग हैं जो पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रियों के साथ खेल रहे हैं, जैसे कि यूएसएसआर है, अमेरिका है। तो ये दिखाया गया है कि वर्ल्ड वही सारे देश हैं जो वर्ल्ड को खिला रहे हैं, यानी जो चाहें वो ऐसे वर्ल्ड को बना सकते हैं। इस कार्टून में यही दिखाया गया है। तो इसमें देखिए, तो यहाँ देख सकते हो कि डेमोक्रेसी किस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पे हो सकती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आता है आपका यूनाइटेड नेशंस आता है कि जो है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको कौन बनाता है, जो कि वर्ल्ड में आने वाले, जैसे कोई भी कंट्री है उसके ऊपर डिस्प्यूट हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यूनाइटेड नेशंस का गठन किया था। यूनाइटेड नेशंस क्या होती हैं? ये कन्वेंशन है कई नेशंस की, ग्लोबल एसोसिएशन कह सकते हैं, यानी पूरे संसार का ये एक गठबंधन है, बैठक है। इसका जो ऑफिसर होता है, चीफ ऑफिसर होता है, ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी। इट इज़ ए चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये जो है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कार्यशाले यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा की जाती हैं, क्योंकि सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, वो तो प्रत्येक समय वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकते, इसलिए यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल है वही इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। अच्छा, इसके अलावा यदि कोई दो कंट्रियों के बीच में युद्ध हो जाए तो क्या होगा? तो वहाँ पे आपकी यूएनएससी होती है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये भी यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गन है जिसमें जो भी युद्ध से संबंधित, जैसे एक दूसरे ने अटैक कर दिया, जैसे भारत का पाकिस्तान पर अटैक हो गया, चाइना पाकिस्तान में युद्ध हो गया, तो इसके लिए यूएनएससी की बैठकें की जाती हैं। इसके अलावा यदि किसी देश को पैसा चाहिए, यानी किसी भी देश में पैसा ख़त्म हो गया, उसके डॉलर ख़त्म हो गए हैं, तो उस चीज़ के लिए आपका क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। उसी प्रकार को ये कोई भी गवर्नमेंट को, यानी कोई भी देश इनसे जो है कि पैसा उधार ले सकता है। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक होती है, वो भी विभिन्न प्रकार के देशों को लोन देती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये कई प्रकार के वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन हैं जो कि देश की आर्थिक समस्याओं को दूर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल इस दौरान उठता है वो ये है, क्या ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक हैं? क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सारे डिसीजन लिए जाते हैं वहाँ पे सभी देशों का बराबर अधिकार होता है? तो यहाँ पे देखोगे ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है कि इन इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटिक कहा जाए, क्योंकि यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे जो कि टोटल मेंबर आपके 193 हैं, लेकिन ये जो है कि साल में प्रत्येक साल एक बार मिलते हैं और जो है कि इसकी जो प्रेसिडेंट होता है
जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं उनमें से इनका प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर जनरल असेंबली आप कह सकते हो कि एक जनरल असेंबली होती है, उसकी मीटिंग होती है 193 मेंबर्स की। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो है कि बहुत ही रिप्रेजेंटेटिव है, यानी प्रत्येक कंट्री से एक व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है, सबको बराबर अधिकार दिया गया है, वोट करने की पावर दी गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेजर पावर रहती है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं, 15 सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर रहते हैं उन्हीं के पास मेजर पावर रहती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उसी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और जो 5, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो काउंसिल में 5 जो परमानेंट मेंबर हैं वो यूएस है, ये रशिया, यूके, फ्रांस एंड चाइना है। इसके अलावा जो 10 होते हैं वो 2 साल के लिए फिक्स रहते हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है। और रियल जो पावर रहती है वो 5 परमानेंट मेंबर में रहती है। तो इस प्रकार देख सकते हैं जो 5 और 10, 15 ही कंट्रियाँ हैं जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के सारे डिसीजन को कंट्रोल करती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि जो ये 5 कंट्रियों में से कोई भी कंट्री यदि चाहे तो किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकती है। वीटो का मतलब होता है किसी एक के पास ऐसी पावर होना, किसी भी नियम को पारित होने से वो अकेला यदि मना कर दे तो उसको रोक दिया जाता है, उस डिसीजन को माना नहीं जाता है। कोई भी अकेला, जैसे रशिया मना कर दे या फ्रांस मना कर दे या फिर यूके मना कर दे, तो कोई भी डिसीजन लिया नहीं जाएगा यूनाइटेड नेशंस में। तो यहाँ पे इस प्रकार हम देख सकते हैं ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। इतना ही नहीं, आप IMF में भी देख सकते हो। IMF यहाँ पे देखोगे क्योंकि यहाँ पर अमेरिका सबसे बड़ा लेंडर है, क्योंकि और 50 फिर आप देखोगे यहाँ पे जो 52% है IMF की, बस सिर्फ 52% जो वोटिंग पावर है, यानी कि आधे से ज़्यादा वोट सिर्फ किसके पास हैं, US, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, चाइना, इटली, सऊदी अरबिया, कनाडा एंड रशिया, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा IMF में पैसा लगाते हैं। लेकिन आप रिमेनिंग जो 178 कंट्री रह गई उनका आप योगदान देखोगे तो उनका कोई योगदान नहीं है, क्योंकि यदि ये 10-15 कंट्रियों ने चाह लिया तो वो किसी को भी पैसा नहीं प्रोवाइड कराएंगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसी प्रकार से वर्ल्ड बैंक में भी इसी प्रकार से कहीं ना कहीं इलेक्शन होता हो। यहाँ आप देखोगे हमेशा जो प्रेसिडेंट रहा है वर्ल्ड बैंक का, वो जो है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो वहाँ की जो फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हो या ट्रेजरी सेक्रेटरी कह सकते हो, वही हमेशा यहाँ का रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक कार्टून भी बना हुआ है, कार्टून इसी के बारे में दिया हुआ है। इस कार्टून में देखो लिखा हुआ है कि जो है कि ये वॉल्फ विड्स हैं, इन्होंने वॉल्फ ब्लिट्ज हैं, इन्होंने सबसे पहले पेंटागन में काम किया था। पेंटागन में यानी कि जो अमेरिका का डिफेंस वाला इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर डिफेंस के सारे काम किए जाते हैं, इन्होंने वहाँ पर काम किया था। तो लेकिन यहाँ पे आप देखो इस पर कमेंट किया गया है कि ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक में भी मैं इसी प्रकार से काम करूँगा जैसे मैंने पेंटागन में काम किया था। देखो ये लिखा हुआ, आई विल वर्क फॉर डेवलपमेंट एट द वर्ल्ड बैंक, यानी कि मैं वर्ल्ड बैंक में भी विकास के लिए काम करूंगा जिस प्रकार से मैंने जो है कि शांति के लिए पेंटागन में काम किया था। यहाँ पर बशर्ते ये बहुत बड़े एग्रेसिव थे, ये चाहते थे कि इस सीरिया पर जो है कि अटैक कर दिया जाए। इस वजह से ये कमेंट किया गया किस प्रकार से अमेरिका से लोगों को यहाँ पर अपनी इच्छा से इलेक्ट किया जाता था। तो यहाँ पर देखोगे ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ आता है सवाल डेमोक्रेसी प्रमोशन का। तो यहाँ डेमोक्रेसी प्रमोशन के बारे में दोस्तों हम जो है कि कल पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको और भी वीडियो देख सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।